हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम कंपनी लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंपनी का मीनिंग क्या होता है। पहले तो समझेंगे कंपनी क्या होती है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। तो बस आपको इस वीडियो को ढंग से एड देखना है। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी वर्ड बना कहां से। इंट्रोडक्शन टू कंपनी। तो कंपनी वर्ड बना कहां से। तो कंपनी का जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड्स, लेटिन वर्ड से ज्यादातर वर्ड सारे बने हैं। और ये लेटिन वर्ड यानी कि यूरोप से निकला हुआ वर्ड है ये कंपनीज। कंपनीज से बना है ये कंपनी वर्ड। कंपनीज का मतलब क्या होता है, इसके ये भी दो वर्ड से बना है, कॉम एंड पेनिस। ये दो वर्ड से बना है, कॉम एंड पेनिस। कॉम का मतलब टुगेदर एंड पेनिस का मतलब ब्रेड। टुगेदर ब्रेड खाना, यानी कि साथ मिलके खाना पीने को बोलते थे कंपनी, क्योंकि कंपनी का मतलब क्या था, साथ मिलके काम करना। ये साथ मिलके खाना पीने को पहले उस समय बोलते थे कंपनी। कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु एट टुगेदर, यानी कि जो हम मिलके बहुत सारे पर्सन आपस में मिलके खाना खाते थे उसको कंपनी बोलते थे, कंपनी। बट कंपनी ये बाद में वर्ड बन गया, ये एक एसोसिएशन बन गई बाद में। बिजनेस के जब नेचर आ गया, बिजनेस के लिए सब साथ में मिलने लग गए, तो उसका फिर कंपनी वहां से वर्ड बन गया। तो इट इज एन एसोसिएशन। एक एसोसिएशन है जहां पर दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, इन विच देर इज अ जॉइंट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। साथ मिलके पैसा लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे पर्सन का ग्रुप होता है कंपनी, जो कि साथ मिलके एक साथ काम करते हैं, जॉइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं और फिर आपस में बिजनेस करते हैं, दैट इज कंपनी। बात समझ में आ रही है। तो कंपनी का मतलब ये है कि कंपनी मतलब साथ मिलके काम करना, मिलजुल के पैसा लगा के आपस में साथ मिलके काम करना, दैट इज कंपनी। अब हम बात करते हैं आगे डेफिनेशन ऑफ कंपनी की। और डेफिनेशन ये सबसे सटीक डेफिनेशन है, यहीं से आपको समझना है। अकॉर्डिंग टू एल एच हैनी, उन्होंने सही बिल्कुल डेफिनेशन दे रखी है एल एच हैनी ने। एल एच हैनी ने क्या कह रखा है, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अभी हम सबके मतलब समझने वाले हैं। जो इसमें वर्ड आएंगे इसके पूरे करेक्टरिस्टिक बने हुए एक एक। कंपनी इनकॉर्पोरेट पर्सन है। इनकॉर्पोरेटेड पर्सन का मतलब ये होता है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है, जो कि लॉ के द्वारा बनती है, क्रिएटेड बाय लॉ। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब जो लॉ के अंदर बनती है, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। विच इज आर्टिफिशियल पर्सन, ये कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि जो देख सकते हैं, दैट इज नॉट अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। कंपनी को नेचुरल ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है जिसकी लॉ के अंदर सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है, लॉ के द्वारा बनती है, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका पूरा कंसेप्ट है, अभी हम आगे समझने वाले हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी को हम एक अलग एंटिटी मान लेते हैं कि कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। कंपनी को हम एक अलग एंटिटी मान लेते हैं और इसका पूरा केस अभी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेगी। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि इसकी लाइफ हमेशा रहती है। तो कंपनी कंपनी गोज फॉर एवर। कंपनी कभी खत्म नहीं होती, कंपनी चलती रहती है। इसके मेंबर चाहे खत्म हो जाए, कोई जिसकी डेथ हो रही है कोई बात नहीं, कंपनी चलती रहेगी। हैव एन कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब कंपनी का एक अलग सिंबल होता है, जैसे कि थप्पा लगाते हैं, कंपनी साइन नहीं कर सकती बट ये कंपनी सिंबल होता है, दैट इज कॉमन सील। सो कंपनी को ये डेफिनेशन क्या है, कंपनी का आर्क इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो कि लॉ के द्वारा बनती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये सबसे सटीक डेफिनेशन को हम समझने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू। सबसे पहले हमने क्या समझा कैरेक्टरिस्टिक में, सबसे पहले डेफिनेशन में क्या था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का यही है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। मतलब कि ऐसी कंपनी एक ऐसे एसोसिएशन है जो कि लॉ के द्वारा बनती है। कंपनी एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड कैन एग्जिस्ट टिल सच टाइम एज इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। मतलब ये लॉ के द्वारा बनती है और लॉ ही इसको खत्म करेगा। ये तब तक रहेगी जब तक लॉ चाहेगा। तो और लॉ यहाँ पर कंपनी का पूरा बना हुआ है, दैट इज कंपनीज एक्ट। हमारा जो लॉ बना हुआ है इससे रिलेटेड वो क्या बना हुआ है, कंपनीज एक्ट, जो कि कंपनी से रिलेटेड
सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और कंपनी को, सभी कंपनी जो भी फॉर्म कर रही है उसको फॉलो करना होता है। तो ये लॉ के द्वारा बनती है, लॉ के द्वारा ही खत्म हो जाती है। अंडर कंपनीज एक्ट इट इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी दैट इज फॉर्म टू बी रजिस्टर्ड। कोई भी कंपनी जो फॉर्म होना चाहती है उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है पहले, और उस रजिस्ट्रेशन को ही बोलती है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, तभी वो कंपनी एस्टेब्लिश हो पाती है, इनकॉर्पोरेट हो पाती है। ठीक है, तभी वो कंपनी एस्टेब्लिश हो पाती है। तो रजिस्ट्रेशन को ही यहाँ पर इनकॉर्पोरेट बोल रहे हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। जब रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और लॉ के द्वारा अंदर बनती है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। साथ दूसरा हमने कैटेगरी समझा था कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या है, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब पर्सन तो है, बट आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि एक्चुअल में पर्सन नहीं, नेचुरल पर्सन नहीं है, बिकॉज इट्स बर्थ इज नॉट अ नेचुरल बर्थ। मतलब ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है हमारा, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। इट इज नॉट अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल है ह्यूमन बीइंग नहीं है। पर्सन जरूर है बट आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, एंड दैट हैज एन आइडेंटिटी ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। सिर्फ लॉ की नजर में, किताबों में, पेपर में उनका नाम आएगा, कंपनी कोई एग्जिस्ट कर रही है, पेपर की फॉर्म में कंपनी का नाम है, बट एक्चुअल में मैं उसको छू नहीं सकता, एक्चुअल में मैं उसको देख नहीं सकता, इनटेंजिबल है, इनविजिबल है, बट लॉ की नजर में उसकी आइडेंटिटी है। सो बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन पर्सन तो है ना, तो वो कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम से बाय और सेल कर सकती है। कंपनी अपने नाम से, क्योंकि अब पर्सन बन गई है, जरूर आर्टिफिशियल है बट अपने नाम से, जैसे कि एक पर्सन, एक ह्यूमन राइट होते हैं, वैसे कंपनी के पास भी राइट आ जाएगा। प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, किसी के साथ एग्रीमेंट में आना, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, ये भी उसके साथ सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, बट पर्सन जैसे उसके राइट मिल जाते हैं जैसे वो कंपनी बनती है। तो खरीद सकती है प्रॉपर्टी, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, बिल्कुल वैसे ही कर सकती है। अगला हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर समझा, जैसे कि हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी को हम समझेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी की एंटिटी डिस्टिंक्ट होती है फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी को हम एक अलग पर्सन मान लेते हैं और मेंबर्स अलग मान लेते हैं। कंपनी के मेंबर्स होते हैं कि कंपनी जो होती है बेसिकली वो अपने मेंबर से बनती है। मेंबर्स इसके ज्यादातर जो होते हैं, सबसे पहला होता है जैसे कि जो कंपनी को बना, जो कंपनी के मालिक होता है एक्चुअल में, वो होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, फिर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में पैसा लगाते हैं, और डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी की मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं। तो बेसिकली ये मेंबर्स होते हैं हमारी कंपनी में। तो कंपनी को हम क्या करते हैं, एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन मान लेते हैं। एक आर्टिफिशियल पर्सन तो होती है बट एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हम क्या करते हैं कि मेंबर्स और कंपनी के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। ठीक है, और ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं कि हम ये मान करते हैं भले ही कंपनी कुछ भी करे, हम मेंबर्स को नहीं पकड़ेंगे, कंपनी को ही पकड़ेंगे। कोई भी कंपनी पे केस करेगा तो मेंबर्स जिम्मेदार नहीं करेंगे, कंपनी जिम्मेदार होगी। कोई भी कंपनी के ऊपर दुविधा आएगी तो मेंबर्स को नहीं पकड़ेंगे, मेंबर्स को एक अलग मान लेंगे, कंपनी को अलग मान लेंगे। सो इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। वो अपने मेंबर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, बिकॉज हमने मेंबर को अलग कर दिया। भले ही मेंबर ही कंपनी को संभाल रहे हो, बट हमने मेंबर को अलग कर दिया। वो प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद सकती है, बोरो कर सकती है, लैंड कर सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, किसी के खिलाफ केस कर सकती है। ऐसे ही मेंबर भी कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ ना, अदर्स कैन फाइल अ सूट। कोई भी कंपनी के खिलाफ, मेंबर्स ऑल्सो, कोई दूसरी पार्टी भी, मेंबर भी कंपनी में केस कर सकती है। तो कंपनी मेंबर पे कह सकती है, मेंबर भी कंपनी पे कह सकते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। और इसको समझाने के लिए एक सबसे बड़ा केस आपके सामने है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी। और ये केस आपने लिखना है अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसको समझने के लिए। ये केस में क्या था, एक पर्सन था जिसका नाम था सैलोमन। उसकी एक लेदर मर्चेंट था, वो मतलब एक शूज का उसका एक बिजनेस था।
एक वो शूज का बिजनेस करता था, इसका नाम था सैलोमन। उसने क्या करा, एक कंपनी बनाई, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से उसने अपनी कंपनी बनाई। और अपनी कंपनी के अंदर उसने अपने आप को, अपनी वाइफ को ले आया, अपने डॉटर को, और चार बच्चे थे, अपने सबको उसने मेंबर्स बना दिया कंपनी का। मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर्स, ये जो होते हैं ना डिवेंच, ये जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं इसको मेंबर्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स ज्यादातर जितने भी होते हैं इस सबको क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि कंपनी की अपनी वाइफ को ले आया, अपने आप को भी ले आया, चार बच्चों को अपने मेंबर बना दिया, और अपना पूरा बिजनेस, शू का बिजनेस, अपनी ही कंपनी बनाई हुई जो है अपने आप को ही बेच दिया 30,000 पाउंड में, यूरो में नहीं, पाउंड्स। 30,000 पाउंड्स में उन्होंने अपनी कंपनी को ही, बिजनेस को बेच दिया। कंसिडरेशन ऐसे रखी कि 20,000 फुली पेड 1 पाउंड शेयर उन्होंने लिए, और 10,000 पाउंड डिवेंचर की फॉर्म में पैसा लिया। किससे? अपने ही बिजनेस से। मतलब इसने क्या करा, अपना शू का बिजनेस अपनी ही बनाई हुई कंपनी को बेच दिया, जिसका नाम रखा उन्हें सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। और कितने का बेचा उसने बिजनेस? 20,000, कंसिडर कैसे, 20,000 शेयर्स, ठीक है, 20,000 शेयर्स फॉर 1 पाउंड ईच। और बाकी का बचा, क्योंकि 30,000 का डील हुई थी ना, 30,000 रुपए की, तो बाकी जो बचे 10,000 पाउंड, वो कैसे मिले? 10,000 पाउंड मिले डिवेंचर की फॉर्म, 10,000 पाउंड इन डिवेंचर्स, ठीक है। और डिवेंचर की जो पूरी सिक्योरिटी थी उसने कंपनी ने प्लेज कर दी सैलमन को। मतलब जो डिवेंचर थे वो किसको प्लेज कर दिए गए? सैलमन को, यानी कि सैलमन डिवेंचर होल्डर भी बन गया कंपनी का। कंपनी को, कंपनी ने जो पूरे के पूरे अपना बिजनेस खरीदा, शू का बिजनेस, उसमें 10,000 के जो डिवेंचर खरीदे, वो डिवेंचर का जो पूरा का पूरा जो मालिक बन गया, वो कौन बन गया? सैलमन बन गया, यानी कि सैलमन डिवेंचर होल्डर बन गया, साथ ही साथ वो मेंबर भी बन गया कंपनी का। तो देखो कैसे अदर 6 मेंबर, बाकी के जो 6 मेंबर थे उन्होंने कैसे कैसे कंपनी का जो खरीदा। बाकी 6 मेंबर कैसे बने? बाकी 6 मेंबर ने कंपनी के 1 पाउंड शेयर खरीद दिए ईच इन कैश। मतलब एक एक शेयर खरीद लिया, 1 शेयर 1 पाउंड का होता है। तो उसने, बाकी 6 मेंबर जो बचे, कौन कौन? बाकी इसकी फैमिली जो बची ना, बाकी अदर 6 मेंबर कौन से बचे? हिज वाइफ, हिज डॉटर, बाकी चार बच्चे। तो उन सब ने एक एक शेयर खरीद लिया 1 पाउंड का। और सैलमन उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गया। मतलब देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सैलमन क्या बन गया कंपनी का? सैलमन ने देखो एक तो डिवेंचर होल्डर बन गया था, क्योंकि 10,000 पाउंड के जब इसने खरीदा पूरी दूसरी कंपनी को, 10,000 पाउंड के डिवेंचर को खरीदा, तो ये कंपनी ने सारे के सारे डिवेंचर किसको प्लेज कर दिए? प्रॉपर्टी सैलमन को प्लेज कर दी, यानी कि सैलमन बन गया डिवेंचर होल्डर। कंपनी ने डिवेंचर होल्डर बना दिया सैलमन को, तो कंपनी ने ही मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना दिया, एमडी बना दिया कंपनी का, क्योंकि सैलमन ही कंपनी है, और कौन है? सैलमन ने तो कंपनी बनाई है, उसने अपने आप को डिवेंचर होल्डर भी बना दिया, एमडी भी बना दिया एक तरह का। सो विद इन अ ईयर, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर कंपनी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने लगी, कंपनी होगी माइंडिंग अप। पता चला कि एसेट्स कंपनी के 6,000 पाउंड के पड़े हैं। लाइबिलिटी कंपनी के पास कुछ ऐसी है कि सैलमन जो डिवेंचर होल्डर है उसको 10,000 यूरो देने हैं, सॉरी 10,000 पाउंड देने हैं। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, वो 7,000 पाउंड के हैं, ठीक है। इसका मतलब लाइबिलिटी कंपनी के पास 17,000 रुपए की है, और एसेट पड़े हैं 6,000। इसका मतलब 11,000 रुपए के एसेट शॉर्ट पड़ गए हैं, 11,000 पाउंड के एसेट शॉर्ट पड़ गए हैं, जो कि लाइबिलिटी को हम नहीं पे कर सकते 11,000 की। और कंपनी माइंडिंग अप होगी इस चक्कर में। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, उन्होंने क्लेम कर दिया कि भाई देखो कंपनी चला कौन रहा है? सैलमन चला रहा है। कंपनी सैलमन चला रहा है तो कंपनी तो सैलमन की एजेंट होगी ना, सैलमन ही एजेंट है कंपनी का, सैलमन ही चला रहा है। कंपनी का पूरा बिजनेस उसने चला रखा है, कंपनी के मेंबर वो है, उसके बारे पूरा परिवार बना हुआ मेंबर उसका, बिजनेस उसने अपना खरीद लिया। तो भैया उसको पहला पैसा नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज जब पेंडिंग अप होती है कंपनी, तो सबसे पहला पैसा किसको मिलता है? डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब क्योंकि कंपनी ने
प्रॉपर्टी पूरी प्लेज कर दी थी सैलमन को, तो सिक्योर्ड था कि भाई अगर सैलमन को पैसा नहीं दिया तो सैलमन प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा कंपनी की। तो डिबेंचर होल्डर को पहला पैसा मिलता है, ना कि अनसेक्योर्ड क्रेडिटर को। बट अनसेक्योर्ड क्रेडिटर कह रहे थे कि गलत है, कि भाई सैलमन ही कंपनी का मालिक है, सैलमन ने कंपनी बनाई, पूरा परिवार उसका चला रहा है, तो भाई उसको पैसा क्यों मिलना चाहिए, पैसा तो हमें पहला मिलना चाहिए ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है बीच में, उसको बाद में पैसा दो। बट कंपनी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मानते हैं कि सैलमन कंपनी एक ही बात है, सैलमन ही कंपनी बनाई, सैलमन ही मालिक है, सैलमन ही सब कुछ है। बट कंपनी जब फॉर्म होती है, हाउस और लॉर्ड्स ने कहा जब कंपनी फॉर्म होती है उसकी आइडेंटिटी सैलमन एंड कंपनी की सेपरेट हो जाती है उसके मेंबर से। भले ही सैलमन उसका मेंबर क्यों ना हो, बट सैलमन और सैलमन की कंपनी दोनों अलग अलग एंटिटी बन जाती है, और हम सैलमन को अलग नजर से देखेंगे, कंपनी को अलग। इसीलिए सारे रूल्स कंपनी के लगेंगे वैसी के वैसी, और एसेट्स को पहले अप्लाई करा जाएगा डिवेंचर की पेमेंट पे ही, क्योंकि ये रूल बना हुआ है। मानते हैं कि डिवेंचर होल्डर खुद ही है वो, लेकिन रूल इज रूल। तो सैलमन एंड कंपनी को हम अलग मान लेंगे, मेंबर को अलग मान लेंगे, जिसकी वजह से डिवेंचर होल्डर को ही पैसा मिलेगा, उसी को मिलेगा, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर को नहीं मिलेगा। तो ये केस ये हमें बताता है कि भाई हमारी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, हम उसके मेंबर को अलग देखते हैं, भले ही उसका मेंबर उसका कोई परिवार क्यों ना हो, पूरा का पूरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूरा कंपनी को अलग नजर से देखते हैं, उसकी एंटिटी अलग मान लेंगे। तो इसकी वजह से कंपनी के ऊपर सारे रूल्स वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे होने चाहिए, और मेंबर को हम अलग कर देते हैं, बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से कंपनी और मेंबर्स को बिल्कुल अलग मान लेते हैं। तो कंपनी मेंबर अलग हो जाती है, तो कंपनी मेंबर पे केस कर सकती है, मेंबर कंपनी के ऊपर, और सारे रूल्स रिलेटेड सब कुछ वैसे ही अप्लाई होगा, कोई भेदभाव नहीं करते। बात समझ में आ रही है अच्छे से? अगला करेक्टरिस्टिक है परपेचुअल सक्सेशन। मैंने आपको बताया था ना कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन, हमने डेफिनेशन में देखा था। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि ये चलती रहती है, इस पर डिपेंड नहीं होती, इट्स एक्सिस्टेंस नॉट डिपेंडेंट ऑन शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। तो शेयर होल्डर डायरेक्टर बदलते रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर होल्डर डायरेक्टर आते रहते हैं कंपनी के अंदर, कंपनी चलती रहती है, उनकी डेथ, उनकी इंसॉल्वेंसी, उनका लुनेंसी, उनका पागलपन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। क्योंकि कंपनी क्या होती है बेसिकली, एक कंपनी जो चलती क्यों है ऐसे करके, कंपनी जो है पूरा का पूरा शेयर से पैसा इशू करती है, शेयर्स, शेयर से पैसा क्यों इशू करती है? क्योंकि कंपनी क्या करती है, अपने पूरी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी के ऊपर, कंपनी की कैपिटल है मान लो 1 लाख रुपए, कंपनी चाहती है 1 लाख रुपए इशू करना, कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो ये कंपनी 1 लाख को ना टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, कि 1 लाख को 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट की वैल्यू 10 रुपए रख दी। तो ये 10,000 पार्ट इंटू 10 करोगे तो 1 लाख आता है ना। 10,000 पार्ट्स को ही 10,000 शेयर्स बोलते हैं। तो ये शेयर कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, कभी भी बेच सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी के मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और कंपनी को कोई मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कोई और बंदा उसके शेयर खरीद लेगा, कोई और बंदा शेयर खरीद लेगा, किसी और को बेच जाएगा। तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की वजह से ये कंपनी चलती रहती है। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया था कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब कंपनी की एक पहचान, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो सिग्नेचर नहीं कर सकती, इट कैन नॉट पुट सिग्नेचर। सो एक मैंडेटरी कर दिया लॉ ने कि कंपनी का एक कॉमन सील होनी चाहिए, एक थप्पा होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर किसी डॉक्यूमेंट में, इट इज अ सिंबल ऑफ द कंपनी आइडेंटिटी एंड गुड एज अ सिग्नेचर। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट में कंपनी का एक थप्पा लग गया, कॉमन सील लग गई, तो फिर कंपनी को वो बाउंड हो जाएगा, कंपनी को मानना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है। तो ये कॉमन सील होती है कंपनी का, जहां कॉमन सील लग गई वो डॉक्यूमेंट कंपनी को मानना पड़ेगा। कंपनी की छठी सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक है लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो कंपनी क्या करती है, शेयर्स के थ्रू पैसा इशू करती है, जैसे मैंने को भी बताया। मान लो 10,000 शेयर उनने इशू करा, कि 10,000 शेयर्स, मतलब 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। अब वो बंदा 1 शेयर खरीदे, 2 शेयर खरीदे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कंपनी ने हर शेयर की 10 रुपए रख दी, कि अगर आप 2 शेयर खरीदोगे तो 10 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए दो।
तो बंदा कोई भी शेयर खरीद सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि कंपनी के ना फिर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। क्यों? उनकी लायबिलिटी सिर्फ ऐसी है कि वो शेयर्स के जो पैसे है सिर्फ उतने ही देने की उनकी लायबिलिटी है। उनकी लायबिलिटी को पे करने की लायबिलिटी नहीं है। मतलब कंपनी की अगर 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स है, उनको पैसा पे करना है, और कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए, एसेट कम हो गए, तो शेयर होल्डर को नहीं कहा जाएगा कि आप अपनी जेब से पे करो। शेयर होल्डर को सिर्फ पैसा मंगा सकते हैं जितना उनको मंगाना चाहिए था, यानी कि 10 रुपए। मान लो कि वो कंपनी के 500 शेयर खरीद रहा है, तो 500 शेयर खरीद रहा है तो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो मेरे भाई उसको सिर्फ 5,000 रुपए ही मंगाने की लाइबिलिटी है, शेयर के पैसे की लाइबिलिटी है। बाकी के पैसे उससे नहीं मंगा सकते, वही लिखा हुआ है। सो इन केस ऑफ फाइनेंशियल लॉस द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू अमाउंट अनपेड ऑन दियर शेयर। जितना उसने नहीं पे करा 10 रुपए में से सिर्फ उसकी ही उतनी लाइबिलिटी है। टोटल मिला के मैक्सिमम 5,000 रुपए लाइबिलिटी है उसकी, इससे ज्यादा नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी उनकी नहीं ली जाएगी कंपनी के डेट को पे करने के लिए। सबसे बड़ा कंपनी का खोलने का रीजन यही होता है कि शेयर होल्डर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। 10 रुपए मैक्सिमम लाइबिलिटी है, जितनी शेयर की वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं है। अगला है नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के मेंबर कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट होती है। पब्लिक कंपनी होती है जो शेयर का पैसा शू करती है बाहर से, प्राइवेट नहीं करती है। तो पब्लिक कंपनी के मेंबर मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम इनडेफिनेट होते हैं, जितने मर्जी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए शुरू करने के लिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए। ठीक है, और वो 200 के अंदर एम्प्लॉयज शामिल नहीं है। ठीक है ना, एम्प्लॉयज मेंबर नहीं होते। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। मैंने बताया ना, कंपनी को पैसा लगाता है कौन? शेयर होल्डर। और जो पैसा लगाता है वही मालिक होता है। तो मालिक अगर पूछे कंपनी का कौन होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, और लेकिन शेयर होल्डर संभालते नहीं है कंपनी को, बिकॉज वो तो बहुत सारे होते हैं। तो ऊपरी पूरी मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको अपॉइंट कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी के, वो मैनेजमेंट संभालते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट उसे बोलते हैं कि कंपनी को जो रिप्रेजेंट करता है। तो वही लिखा हुआ है, कंपनी अगर आर्टिफिशियल पर्सन है वो मैनेज नहीं कर सकती। कंपनी एडमिशन होती है बाय रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। कंपनी कौन अपॉइंट करता है, सॉरी मैनेजमेंट कौन संभालता है? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंट मतलब जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, और शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, उसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लिमिटेशन ऑफ एक्शन। कंपनी का जो एक्शंस होते हैं कंपनी के अंदर, वो सारे लिमिटेशन होते हैं, क्योंकि कंपनी में ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उसमें सबको लिखा जाता है कि कंपनी इससे इसके दायरे से बाहर नहीं काम कर सकती। कि कंपनी का दायरा होता है कि भाई मैं यहाँ पर इस दायरे के बाहर काम नहीं करूंगी। कि हमारी 10,000 शेयर इशू करने की लिमिट है, तो 10,000 से ऊपर नहीं कर सकती। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है एक ऑब्जेक्टिव के साथ। एक ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई हम जो है पैसा, मतलब हम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर शामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो ऑब्जेक्टिव कंपनी के डिफाइन होते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर भी, और लिखा होता है कि कंपनी की ये ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर नहीं काम करेगी। अगर उससे बाहर काम करती है, इट कैन नॉट क्रॉस द लिमिटेशन। अगर करती है तो अल्ट्रा वायरस माना जाता है। अल्ट्रा वायरस मतलब वो एक्शन, वो एक्टिविटी विल बी वॉइड। वॉइड का मतलब, वॉइड का मतलब अवॉइडेबल। मतलब वो अवॉइडेबल मतलब उसको हम खत्म कर देते हैं। अवॉइडेबल ना लिखो, वॉइड का मतलब इट इज इट इज प्रोहिबिटेड, या प्रोहिबिटेड कह दो, इट इज, आपका वो माना नहीं जाता। ठीक है, एक्टिविटी वो गलत मानी जाएगी। अगर अगर कोई आपने उससे बाहर काम करा तो एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, वो बिल्कुल वॉइड हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी, उसको हम नहीं मानेंगे, उसके सारे के सारे एक्शन को नहीं मानेंगे। अगला है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मैंने आपको बताया ना, शेयर जो कंपनी के होते हैं उसको कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को, जिसकी वजह से परपेचुअल सक्सेशन आ जाता है। मतलब आपने कंपनी के शेयर खरीदे 5,000 ऑफ ₹10 ईच। अब आपको पता है कि ये शेयर मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे कोई और सस्ता बाहर से शेयर मिल रहा है। आपने किसी ए ने बेच दिया बी को, फिर बी ने बेच दिया सी को, सी ने बेच दिया डी को। ये किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो इजिली, और कंपनी चलती रहेगी, कंपनी कभी बंद नहीं होगी। कंपनी को तो शेयर 5,000 ही रहेगी कंपनी के पास। अब वो ए ने लिया, बी ने लिया, सी ने लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के 5,000 रुपए आएंगे ही आएंगे। सो इसलिए कैपिटल ऑफ द कंपनी शेयर से डिवाइड शेयर से बनती है,
जिसकी कोई वैल्यू होती है और शेयर होल्डर्स बनाते हैं। सो ईच शेयर्स कैन फ्रीली ट्रांसफर, वो आपके इजीली ट्रांसफर होते हैं किसी और को। ठीक है। टर्मिनेशन, कंपनी बंद कैसे होती है, मैंने आपको बताया कंपनी बनती कैसे है, लॉ से बनती है, तो खत्म कैसे होगी, लॉ के द्वारा ही। तो क्रिएटेड बाय लॉ एंड टर्मिनेटेड बाय लॉ, बंद भी वहीं से होगी, शुरू भी वहीं से होगी। जब शुरू वहां से हुआ है तो खत्म भी वहीं से होगी। तो कंपनी इज मेड ऑफ शेयर्स, ठीक है। एंड इसके ट्रांसफर होते हैं। और ये गलत लाइन लिखी हुई है, इसको हम अभी सही करते हैं। देखो क्या लाइन सही है, देखो टर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन आप देख समझ लो, टर्मिनेशन देखो क्या लिखा है, वही चीज लिखी है जो आपको बता रहा था कि भाई टर्मिनेशन बोवन होती है लो के द्वारा, खत्म किससे होगी, लो के द्वारा। सिंपल सी बात है यार। जो बनी किससे है, इनकॉर्पोरेट कहां से हुई थी, लो से हुई थी। लो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, सब कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो चाहिए, कई सारी फॉर्मेलिटी चाहिए होती है। उसके बाद खत्म भी लो के द्वारा ही होगी, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी लो के अंदर ही है। लो जब चाहे इसको खत्म करवा सकती है, तो इसलिए सारा कुछ लो के ऊपर है। तो इसलिए यही सबसे लिखा है। और लास्ट पॉइंट है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल एंटिटी जरूर है, बट एक सिटीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके सामने सिटीजन राइट हो जाएगी, पर्सन जैसा वो है बट सिटीजन नहीं। कंपनी इज लीगल एंटिटी बट अंडर आर्टिकल 19 में बता रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज नॉट अ सिटीजन। सिटीजन नहीं मानेगी उसको कि भाई, ये नहीं है कि वो वोट डाल भी सकती है या कंपनी एक सिटीजन के रूप में लिखा जाएगा। भाई वो कहाँ सिटीजन है, उसकी कोई हाथ पैर थोड़ी है, उसके कोई असेलमेंट ह्यूमन बींग थोड़ी है, वो सिटीजन होगा जो। तो इट हैज नो फंडामेंटल राइट्स, उसके राइट्स नहीं है फंडामेंटल जैसे हमें मिलते हैं सिटीजन के तौर पे। ठीक है ना, तो इसलिए कंपनी एक सिटीजन नहीं है। हाँ, एंटिटी जरूर है वो, अलग पहचान उसको देते हैं, डिस्टिंक्ट एंटिटी मानते हैं, लीगल एंटिटी मानते हैं, बट कंपनी एक सिटीजन के रूप में नहीं है। सो आई होप आपको सब चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं तब तक, अगले वीडियो को, बाय बाय, थैंक यू सो मच।